फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। आजादी की लड़ाई, देश प्रेम का, है ना, अंग्रेजों से जो हमने देश प्रेम और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उसका ये पहला फेज है। पहला फेज जो है इसे अर्ली नेशनलिस्ट फेज के नाम से भी जाना जाता है। ये फेज शुरू हुआ 1885 से, जब से कांग्रेस बनी थी 1885 में, और 1907 में जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ तब तक ये फेज चला। 1907 तक पहला फेज, अर्ली नेशनलिस्ट फेज, यही है फर्स्ट फेज, इसीलिए इसका नाम है फर्स्ट फेज। ध्यान दीजिएगा, भारत में अंग्रेजों ने हमें कांग्रेस बनाने की अनुमति दी है और कोई बड़ा काम करने नहीं दिया है, अभी भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो इस फर्स्ट फेज में क्या होगा, आइए देखते हैं। तो अर्ली नेशनलिस्ट, इस समय जो कांग्रेस के लीडर्स थे ज्यादातर पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड क्लास के लोग थे। कौन लोग थे? लॉयर्स थे, बैरिस्टर्स थे, टीचर्स थे, या गवर्नमेंट जॉब वाले थे, ऑफिशियल्स थे। तो पढ़े लिखे लोग ज्यादातर कांग्रेस के मेंबर्स थे। तो इसमें कौन कौन थे मेंबर्स, कुछ एग्जांपल देखें तो मेंबर्स पूरे देश भर से हैं, जैसे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रासबिहारी घोष। आपसे पूछा सकता है कि गिव नेम थ्री, या आपको नाम दे देगा, नेम 3 मेंबर्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, जिसको मॉडरेट्स भी बोलते हैं। ये मॉडरेट फेज ऑफ द कांग्रेस चल रहा है, अर्ली फेज ऑफ द कांग्रेस चल रहा है। इस समय सारे ज्ञानी लोग हैं, उनमें से आप देखिए दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, और यहां देखिए, यहां पे देखिए जस्टिस M.G. रानाडे। तो ये सारे लोग जो अर्ली नेशनलिस्ट रहे हैं, ये बहुत ही कह सकते ओपन माइंडेड लोग थे, एजुकेटेड थे, हाई कास्ट। इनमें इनको अंदर अंग्रेजों के प्रति विश्वास था। ये बिलीव करते थे कि अंग्रेज सही है। मैं सही कह रहा हूं, दे बिलीव्ड in the moderate policies, they believed in the loyalty to the British crown। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, अंग्रेजों की ये लोग वफादारी करना चाहते थे। अब इनके बिलीफ्स, ये अंग्रेजों के ऊपर विश्वास करते थे। इनका मानना था कि अंग्रेज ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति है, ईमानदार है। बता दे रहा हूं, यहां ये गलत है। इनका मानना था कि ब्रिटिश रूल से भारत को फायदा हो रहा है, अंग्रेजों का ब्रिटिश रूल हमारे देशवासियों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। इनका मानना था कि इंडिया वेस्टर्न स्टैंडर्ड सीख करके, वेस्टर्न नॉलेज सीख करके ब्रिटिशर से और फायदा पाएगी, जबकि मैंने कहा इसका नुकसान भी था। इनका मानना था कि हम जो भी करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से करेंगे, अगर कोई विरोध भी करना है तो पीसफुल मेथड से करेंगे, कोई भी अहिंसा, कोई भी वायलेंस, हिंसा, कोई भी हिंसा या वायलेंस मेथड हम नहीं अपनाएंगे। ये इनकी बिलीफ थी, इनके डिमांड्स थे। आइए देखें, मैं डिमांड्स बता ज्यादा रहा हूं, आप ज्यादा 3 करिएगा, उससे मत करिएगा। हाँ, मैं बता ज्यादा रहा हूं पॉइंट्स, आपको सिर्फ 3 डिमांड्स करने हैं, ठीक है। जैसे इनकी डिमांड्स क्या थी? पहला था कानून में बदलाव की डिमांड, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। जो देश का कानून था अंग्रेजों का, इसमें बदलाव लाना। क्या बदलाव लाना चाहते थे? चाहते थे कि इंडियन काउंसिल को बंद कर दिया जाए। इंडियन काउंसिल वो मेंबर्स होते थे जो कि वॉइस रॉय को बताते थे। 15 मेंबर होते थे। इन्होंने कहा इस काउंसिल को बंद करिए, क्योंकि इसमें इंडियन मेंबर नहीं थे, हटा दिया इन्होंने, कहा इसको बंद करो। ऐसा होगा नहीं, इनकी बात नहीं मानी जाएगी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड करना, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को एक्सपेंड करना, अर्थात और इंडियन मेंबर्स को इनमें मेंबर बनाना, संख्या इसकी बढ़ाना, ये वो चाहते थे। और क्या चाहते थे? इंडियन मेंबर्स की संख्या बढ़ाना चाहते थे लोकल बॉडीज में भी। जैसे आपके शहर में म्युनिसिपैलिटी है ना, तो उस म्युनिसिपैलिटी में कौन ज्यादा हो? इंडियन मेंबर, वहां का नागरिक हो, ताकि वो लोगों की देखभाल कर सके। उनका कहना था कि अगर आप हमारे को स्लोगन पूछेंगे तो उनका कहना था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हमारी म्युनिसिपैलिटी हमें चलाने दीजिए। भाई अगर मैं बनारस में रह रहा हूं तो बनारस की जो समस्या है वो बनारस की म्युनिसिपैलिटी दूर करेगी, ठीक है। तो लोकल बॉडीज को चलाने के लिए लोकल लोग इन्वॉल्व, वरना हम टैक्स आपको नहीं देंगे। ये था इनका नारा, ठीक है। वो चाहते थे स्वराज्य, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो मॉडरेट्स का विचार था कि हमें क्या मिल जाए? स्वराज्य मिल जाए, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब अंग्रेजों तुम भारत छोड़ के मत जाओ, अंग्रेजों तुम भारत में रहो, हम तुम्हारे अंडर में क्या करेंगे? अपना घर बनाएंगे। मतलब समझ गए कि वो ब्रिटिश रूल को खत्म नहीं करना चाहते थे। दे नेवर वांटेड द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, दे वर फेवर ऑफ द ब्रिटिश रूल। ध्यान दीजिएगा, मॉडरेट्स फेवर करते थे ब्रिटिश रूल को। और क्या था उनका रिफॉर्म्स? और क्या चाहते थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहते थे। आर्थिक पैसों से क्या रिफॉर्म चाहते थे? चाहते थे कि लैंड रेवेन्यू, जो लगान लगाया था किसानों पे, वो कम कर दिया जाए। आपको याद होगा हमारे पीजेंट्स बहुत परेशान थे, जो आर्मी पे फालतू खर्चे हो रहे थे, देश की सेना पे बहुत पैसा वेस्ट कर रहे थे अंग्रेज, का इसको कम किया जाए। अगर किसानों को पैसे चाहिए तो उनको सस्ते में लोन दे दिया जाए, जो कि ये हो नहीं रहा था। किसानों को लोन कौन देता था? जमींदार देते थे, और वो उनकी जमीनें छीन लेते थे, कब्जा कर लेते थे। लोन देने के बाद इतना हाई ब्याज लेते थे कि वो कर्ज में डूब जाता था किसान। और कई बार क्या होता था, छोड़ के भाग जाता था, गांव घर छोड़ के भाग जाता था, उसकी जमीन सब छीन लेता था जमींदार। और क्या चाहते थे? सॉल्ट पे टैक्स को पूरी तरीके से बंद करो, ये हम लोग ने डिमांड की। ये मॉडरेट्स की डिमांड थी, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या डिमांड की? मतलब कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट को करने के लिए क्या रिफॉर्म्स चाहते थे? चाहते थे कि इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विस हो, जो आईसीएस एग्जाम है वो इंग्लैंड और इंडिया दोनों में एक साथ हो, ये मांग मान ली जाएगी। इंडिया में भी अब आईसीएस एग्जाम होगा, जिसे हम कहते हैं इंपीरियल सिविल सर्विसेज,
और क्या होगा, चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट हो जाए। ये लाइन तो आपको याद होगा, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी राजा राममोहन रॉय जी ने भी मांगी थी, याद है ना, उनके पॉलिटिकल राइट्स में था ये वाला पॉइंट। और क्या चाहते थे, चाहते थे कि म्युनिसिपैलिटी को ज्यादा पावर दिया जाए। आर्म्स एक्ट और लाइसेंस एक्ट जो कि इंडियंस के खिलाफ था, इसको रिपील कर दिया जाए, इस कानून को खत्म कर दिया जाए, ताकि दोनों इक्वल हो जाए, यूरोपियंस और इंडियंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये कानून वो हटाना चाहते थे। तो इस तरीके से वो बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहते थे। प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते थे। सिविल राइट्स में क्या चाहते थे, मतलब जो हमें राइट्स चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए, उनके लिए वो क्या चाहते थे, चाहते थे कि रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया जाए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, याद है ना, प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा रखा था, अंग्रेजों को कहा गया कि प्लीज ये कानून क्या करिए, हटा दीजिए, ताकि हम जो चाहे बोल सके। हाँ, आज आप और मैं कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके खिलाफ नारा लेना चाहे, झंडा उठाना चाहे, कर सकते हैं, कोई आपको रोके टोके नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। उस जमाने में नहीं था। अगर आपने कुछ भी बोला अंग्रेजों के खिलाफ, आपको न सिर्फ लाठी मारा जाएगा, पीटा जाएगा, हो सकता है जेल में बंद कर दिया जाए, हो सकता है मार डाला जाए आपको, आपके खिलाफ। यस, आपको अब आपको कुछ भी करना राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं आपके पास। तो उस जमाने में था, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था। तो ये उन्होंने मांग की कि ये क्या दिया जाए, ये राइट्स हमें वापस दे दिए जाए। और तो और जो ये कानून बनाया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें किसी को भी कैद कर सकते हैं अंग्रेज। इस कानून में पावर था पीडीए में कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस उठा के ले जाएगी, पीटेगी, मारेगी, ठोकेगी और उसको खत्म कर देगी। जज के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कानून बहुत ही खतरनाक कानून था। इससे सिविल लिबर्टीज, हमारी आजादी छीन ली जा सकती, कभी भी किसी को भी ले जा सकती थी पुलिस उठा करके। किसी के भी घर में घुसेगी पुलिस, अंग्रेज पुलिस घुसेगी, उठा के ले जाएगी। आज पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है। किसी के भी खिलाफ पुलिस ये काम नहीं कर सकती है। 24 घंटे के अंदर पुलिस को जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास। अगर पुलिस किसी को ले जाती उठा करके, वो चाहे अपराधी क्यों ना हो। पीडीए, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, आज ये कानून बन चुका है। इसमें जो कि मांगा तब दिया था, अब ये बन चुका है आजादी के बाद। इसमें कहा गया है कि अब कोई भी इंडियंस को अगर कोई पुलिस पकड़ेगी तो उसको सजा देने से पहले, उस पर कोई हथियार चलाने या मारने पीटने से पहले कोर्ट में ले जाया जाएगा। कोर्ट में 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा, लॉयर के सामने, अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा। वो अपना वकील रख करके अपना पक्ष बता सकता है। उसको उसकी प्रॉब्लम बताई जाएगी कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया, उसको उसका कॉज बताया जाएगा, न कि पीटा ठोका मारा जाएगा जैसे पहले होता था। खत्म हो गया वो सिस्टम, अंग्रेजी सिस्टम खत्म। और राइट टू असेंबल, हम एकजुट हो सकते हैं, कहीं भी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। पहले ये राइट नहीं था, हमको भीड़ इकट्ठा करना, असेंबल करना अलाउड नहीं था, एसोसिएशन बनाना अलाउड नहीं था। तो ये सारे राइट्स देखिए आज सब मिल चुके हैं। ये सारे राइट्स आज हमारे पास है। जैसे देश आजाद हुआ, ये सारे राइट्स मिल गए हैं। इनको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, पता है कि नहीं। ये सारे राइट्स उस जमाने में मॉडरेट्स ने मांगे थे। अब इनके मेथड क्या थे, तो मैंने कहा मॉडरेट्स लोग बहुत पीसफुल टाइप के लोग थे। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड आता था, मतलब हम जो भी करेंगे पीसफुल तरीके से करेंगे, चिट्ठीबाजी करके करेंगे। क्या मैंने बोला, चिट्ठीबाजी। अंग्रेजों को लेटर लिखेंगे कि प्लीज हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस दे दीजिए, प्लीज हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दीजिए। तो वो प्लीजिंग करने वाला मेथड करते थे। पहला मेथड है इनका, फर्स्ट सेट ऑफ मेथड है मीटिंग्स होल्ड करना। अगर उनको कोई परेशानी है तो पहले अपने में मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि पब्लिक की क्या परेशानी है, और उसमें डिस्कशन करने के बाद एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे। वही मैंने कहा ना, चिट्ठी लिख देंगे कि हमारा रेजोल्यूशन है हम सारे कांग्रेस के लोगों का कि हमें प्लीज आजादी कर दी जाए, हमें प्लीज बोलने दे दिया जाए, हमें एसोसिएशन, बस इतना ही लिखते थे। और क्या करते थे, प्रेस के माध्यम से न्यूज़पेपर में छाप देते थे। वो बस ज्यादातर क्या करते थे, एक लेख लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, जो न्यूज़पेपर में जाके छप जाता था। बस यही करते थे। और तीसरा काम क्या करते थे, कभी कभी मेमो भेजते थे। मेमो मतलब होता है एक छोटा सा सर्कुलर, एक छोटा सा रिपोर्ट भेज देते थे, या एक पिटीशन मतलब था रिक्वेस्ट लेटर कि प्लीज मान जाइए प्लीज। तो सारा कुछ दया पे भरोसे बस अंग्रेजों के थे। अंग्रेज माने तो ठीक है, नहीं तो फाड़ेंगे इनकी और डस्टबिन में फेंक देंगे इनकी रिपोर्ट। तो मेमोरेंडम भेजना, पिटीशन भेजते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। बस ये इनका पहला मेथड था। सेकंड मेथड क्या था, मॉडरेट्स का। याद रखिएगा ये लोग कौन है, अर्ली नेशनलिस्ट हैं, पढ़े लिखे सारे लोग हैं। याद रखिएगा, कोई लॉयर है, कोई बैरिस्टर है, कोई टीचर है ना, उस जमाने के एजुकेटेड लोग हैं ये लोग, इसके मेंबर हैं। तो इसीलिए इनके मेथड ऐसे ही हैं। दूसरा मेथड क्या था, 3 P's का इस्तेमाल करना, पेटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। पेटिशन मतलब होता है किसी के लिए बार बार मनाना, है ना, रिक्वेस्ट भेजना। प्रेयर तो जानते ही क्या होता है। तो ये मेथड था इंडियंस की प्रॉब्लम्स को बताने का उनको। और क्या तरीका था, एक उन्होंने जर्नल बनाई थी, एक जर्नल था, नाम था इंडिया। इसमें वो क्या करते थे, इंडिया की प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश के सामने पेश करते थे। भाई अंग्रेजों, ये देख लो हमारी इंडिया की प्रॉब्लम है, प्लीज हमें मदद करो। तो सब कुछ क्या हो रहा था, दया पे भरोसे था, चल रहा था। और क्या करना, यहां तो कभी कभी कुछ इंडियन लीडर्स चले जाते थे ब्रिटेन में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास चले जाते थे, ब्रिटिश पीपल्स के पास चले जाते थे और वहां जाके अपनी प्रॉब्लम्स को बताते थे। सुनो ना सुनो उनकी मर्जी है, पर रिक्वेस्ट करते रहो। ये था मेथड नंबर 2। देखो कुछ हुआ क्या, कुछ फायदा मिला? हाँ, ऐसा नहीं है कि अर्ली नेशनलिस्ट से कुछ फायदा नहीं मिला, क्योंकि अर्ली नेशनलिस्ट अगर उसी जमाने में आंदोलन करने लगते तो शायद अंग्रेज उनको वहीं कुचल देते। तो अर्ली नेशनलिस्ट भी समझदार थे, पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट थे। वो अंग्रेजों पे बिलीव करते थे, उनके मेथड्स पे बिलीव करते थे। ये मानते थे कि अंग्रेज सही है,
पर मैंने कहा अब कुछ अचीवमेंट भी है उनके। क्या अच्छाइयां हैं? देखो, अचीवमेंट ये हो कि देश में जागरूकता आ गई, देश में देश प्रेम जाग गया, लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ यूनिटी आ गई। ये एक बहुत बड़ी बात है। कॉमन कंट्रीमैन का व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को भारत भारत माता की जय, ये एक फीलिंग आ गई। और क्या हुआ? लोगों के अंदर पॉलिटिक्स को समझना, पीपल समझने लगे कि क्या हो रहा है देश में, पब्लिक लिबर्टीज क्या होती हैं, सोशलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है। ये धीरे धीरे लोगों का ज्ञान वर्धन हुआ। किनकी वजह से? इन पढ़े लिखे लोगों से। इन्होंने अंग्रेजों का ट्रू नेचर बता दिया। इन्होंने क्लियर कट बताया कि अंग्रेज इंडिया में आए हैं हमें लूटने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए। इन्होंने लिखा, दादा भाई नेहरू जी ने तो एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने क्लियर कट लिखा, ड्रेन थ्योरी लिखी। तो ये उन्होंने एक्सपोज भी किया अंग्रेजों को, उनकी कमियों को भी हमें बताया। और अर्ली नेशनलिस्ट की वजह से कुछ रिफॉर्म्स भी आए। क्या रिफॉर्म्स है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला रिफॉर्म ये आया, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। दूसरा रिफॉर्म ये आया कि अब इंडिया में आईसीएस एग्जाम होगा, इंपीरियल सर्विस एग्जाम भारत में भी होगा। अब इंग्लैंड में भी होगा, मतलब लंदन में भी होगा, और यहां भी हो सकता है। तो इंडियंस को थोड़ा राहत मिल गई। और क्या हुआ? वेबलिस कमीशन बनाया गया, जो ये बताएगा गवर्नमेंट को कि फालतू खर्चे कहां हो रहे हैं। गवर्नमेंट का रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर करने का जो काम था, आर्मी के खर्चे को कम करना, उसके लिए बनाया गया था वेबलिस कमीशन। और इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया ताकि ज्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया जा सके वॉइसरॉय के काउंसिल। तो अच्छे पॉइंट्स भी हैं। वो कुछ अचीवमेंट तो है ही, पक्का है कि मॉडरेट्स के कहने पर अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम किए। पर बुराई क्यों होती है मॉडरेट्स की? ये इतने लोगों की बुराई क्यों हो रही है? राजा राम मोहन रॉय ने तो अच्छी अच्छी बातें बताई, रिफॉर्म मूवमेंट बताया, पर उसके बाद जो लीडर्स आए, जो कांग्रेस के लीडर्स बने, उनमें बहुत कमियां रह गई। सबसे बड़ी कमी, अब इनमें बहुत सारे लीडर हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी आ जाएंगे इसके अंदर, दादा भाई नेहरू भी आ जाएंगे, जस्टिस रनडे भी आ जाएंगे। तो इन लीडर्स में क्या कमी रह गई कि ये लीडर्स की जो मेथड था वो इनएडुकेट मेथड था, ये इतना काफी नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ किस पे डिपेंड थे? काइंडनेस ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेज अगर दया करेंगे, अंग्रेज अगर मदद करेंगे तो काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और दे फेल्ड टू रियलाइज, ये समझ नहीं पाए कि इंडिया और ब्रिटेन दोनों का इंटरेस्ट जुदा है। हमारा इंटरेस्ट है हमारा भारत हमारे हाथ में हो, हमारा इंटरेस्ट है कि हमें आजादी मिल जाए, और अंग्रेज कभी देंगे नहीं। तो हमारा और उनका इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग है, ये नहीं समझ पाए। ये चाहते ही नहीं थे देश आजाद हो जाए ना, मैंने बताया ना, ये बहुत बड़ी कमी है। दे वांटेड टू कंटिन्यू द ब्रिटिश एम्पायर, चाहते थे, उनका कहना था कि ब्रिटिश एम्पायर से इंडिया को बहुत फायदा हो रहा है, ये सोचते थे। ये की बहुत बड़ी कमी है। और दे फेल्ड टू ड्रॉ द मासेस, आम जनता नेशनल मूवमेंट में नहीं आ पाए। पढ़े लिखे लोग तो थे, कुछ अर्बन एरियाज में तो कांग्रेस के मूवमेंट्स में पढ़े लिखे लोग पार्टिसिपेट करते, पर आम जनता, एक किसान, एक औरत, एक बच्चा, तो ये कॉमन मैन जो था वो अंग्रेजों के आंदोलन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन होता उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और जब तक मास मूवमेंट नहीं बनेगा तब तक अंग्रेज हमारे देश से जाएंगे नहीं। तो अब आइए देखिए अंग्रेजों का क्या एटीट्यूड था कांग्रेस के प्रति। तो शुरुआत में मैंने कहा लॉर्ड डफरिन, अभी आपको दिखाता हूं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो कि खुद प्रमोट करते थे, जिन्होंने खुद बनाया कांग्रेस को, वो तो खुद चाहते थे कि एक ऐसी पार्टी बने जो पॉपुलर डिसकंटेंट को हमें बता पाए, एक सेफ्टी वॉल्व का काम करे। इन्होंने खुद सपोर्ट किया था। ए.ओ. ह्यूम को इन्होंने ही बताया था कि वो कांग्रेस नाम की एक संस्था बनाए। तो कांग्रेस को उन्होंने खुद क्या किया, पार्टी के लोगों को बुलाया, अपने यहां गार्डन पार्टी रखी, खुद वॉइसरॉय बुलाते थे और इनका स्वागत सत्कार करते थे, इनका ऑफिशियल वेलकम होता था। बाद में लॉर्ड डफरिन ने, वो चाहते थे कि कांग्रेस क्या करे, सिर्फ और सिर्फ क्या करे, सोशल कामों में मदद करे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में काम करे। पर ऐसा हुआ नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी बन गई, मतलब लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने वाली ये पार्टी बन गई। इनका फोकस चेंज हो गया और डफरिन चाहते थे कि ये सिर्फ सोशल वेलफेयर में लगी रहे। और लॉर्ड डफरिन ने बाद में जब देखा कि ये सोशल वेलफेयर नहीं कर रही है, बल्कि गवर्नमेंट को उनकी कमियां बता रही है, गवर्नमेंट को बता रही है कि कहां कहां ब्रिटिश पॉलिसीज रॉन्ग है, तो उन्होंने इस पे अटैक करना शुरू किया, उन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया, कहा ये तो डिसलॉयल बाबूज हैं। कई बार कांग्रेस के लोगों को कहा गया कि ये वायलेंट विलियंस हैं या माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल है। तो कांग्रेस के लोगों का मजाक उड़ाया गया, हंसी बनाया गया। पहले उनको बुलाते थे अपने घर में चाय पीने के लिए, टी पार्टी करते थे, आज उनका मजाक उड़ा रहा है जब कांग्रेस का असली रूप सामने आ गया। कांग्रेस अब देश को आजाद कराने वाली एक पार्टी बन जाएगी। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की इनको डिस्करेज करने के लिए। अंग्रेजों ने जो एंटी कांग्रेस थे, क्या जो कांग्रेस के विरोध करने थे, उनको एक्टिवेट कर दिया। यहां पे उन्होंने क्या किया, एक चालाकी चली, डिवाइड एंड रूल करना शुरू कर दिया, ताकि आपस में ही लड़ जाए कांग्रेस वाले, हिंदू मुसलमानों को लड़ाई करना शुरू कर दिया। कुछ लीडर्स हैं जैसे सर सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद, इन्होंने ब्रिटिश को उल्टा सपोर्ट किया, कांग्रेस के खिलाफ चले गए ये लोग। आइए कुछ प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स, दादा भाई नेहरू जी, फिर से देखते हैं इनको, पूरा डिटेल में जानेंगे। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको कम से कम 3 करने हैं, क्या 3, ठीक है, 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगा, हम बताएंगे ज्यादा। तो दादा भाई नेहरू जी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो स्वयं प्रोफेसर थे, मैथ्स के प्रोफेसर थे एप्पलसन कॉलेज। सोचिए मैथ्स का ज्ञाता आदमी, इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन बनाई, इन्होंने
न्यूज़पेपर लिखा राष्ट्रगोप्तर, जिसका मतलब होता है स्पीकर ऑफ ट्रुथ, सच बोलने वाला। इनका एक न्यूज़पेपर है। इन्होंने एक मैगजीन लिखी जिसका नाम है धर्म मार्गदर्शक। याद करना पड़ेगा, एमसीक्यू में बनेगा क्वेश्चन ये, है ना। द मैगजीन बाय दी दादा भाई नेहरू, धर्म मार्गदर्शक। और कंट्रीब्यूशन क्या है? दादा भाई नेहरू जी को माना गया है कि वो इंडिया के अनऑफिशियल एम्बेसडर है, भारत के राजदूत है, क्योंकि मैंने कहा था ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन। जैसे हमारे भारत में लोकसभा होती है, वहां पर क्या है ब्रिटेन में? हाउस ऑफ कॉमन्स। सोचिए वहां का चुनाव जीत गए, मुझे कितनी बड़ी बात है। और वहां पे उन्होंने बनाया लंदन इंडिया सोसाइटी, ताकि वहां के लोगों को पता चल सके इंडियंस के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है। इन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी, जब ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 1886 में, पहली बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, तो इन्होंने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। ब्रिटिश का कमियां बताई, 3 बार ये प्रेसिडेंट बन चुके थे कांग्रेस के, और इनके अंडर में ही रेजोल्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, बायकॉट, स्वदेशी, नेशनलाइजेशन पास हुआ। मतलब इन्होंने बहुत एक्टिवली, क्या कर सकते हैं, देश प्रेम के लिए या अंग्रेजों के विरोध के लिए काम करना शुरू कर दिया। मतलब कांग्रेस के लीडर नहीं बने, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और पहली बार स्वराज, स्वराज मतलब होता है गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर पहली बार मांगा दादा भाई नेहरू जी ने। कब मांगा? 1906 में, जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। फर्स्ट टाइम, पहली बार कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास करके अंग्रेजों से बोला कि हमें स्वराज दो। ठीक है, पहली बार। वो किसके अंडर में? दादा भाई नेहरू जी के अंडर में। और क्या अच्छा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक इल्स है, अंग्रेजों का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है, वो हमें बता दिया, दुनिया को बता दिया। उन्होंने 2 थ्योरी लिखी। पहली एक बुक है इनकी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने बता दिया कि अगर अंग्रेज ना होते तो भारत गरीब ना होता। और दूसरा लिखा ड्रेन थ्योरी, जिसमें बताया कि कैसे इंडियन वेल्थ को ब्रिटेन में ड्रेन कर लिया गया है, कैसे हमारे भारत के पैसे को अंग्रेज अपने पास ले गए और भारत को कमजोर कर दिया। अगला लीडर, अगला महान व्यक्ति, श्री गोपाल कृष्ण गोखले। एक महान लीडर गोपाल कृष्ण गोखले, महाराष्ट्र में बॉर्न हुए। ये भी एक प्रोफेसर। देखिए कोई भी रिफॉर्मर या बड़ा लीडर ऐसा ही नहीं है कि कोई भी बन जाएगा, ना ना। आप देखिए सारे बड़े ज्ञानी लोग हैं, चाहे वो राजा राममोहन रॉय हो, चाहे आपने दादा भाई नेहरू जी का, तो सारे बहुत हाईली एजुकेटेड लोग थे जो हमारे लीडर्स थे उस जमाने में। उनमें से देखिए आजकल के लीडर्स तो कोई भी नेता बन जा रहा है, कोई भी चुनाव जीत जा रहा है ना, जेल में बंद है, चुनाव जीत जा रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, चुनाव जीत रहा है। सोचिए पहले के रिफॉर्म लीडर्स, पहले के नेशनल लीडर्स कैसे ज्ञानी लोग थे। ये भी प्रोफेसर है, देखिए हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है फर्ग्यूसन कॉलेज के। इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ज्वाइन किया, जो कि जस्टिस राणा डे ने फाउंड की थी। एम.जी. राणा डे, ये भी एक नेशनलिस्ट लीडर थे। इनकी सोसाइटी थी, इनको उन्होंने ज्वाइन किया। इनको CIE अवार्ड दिया अंग्रेजों ने इनको चैंपियन ऑफ इंडियन एम्पायर, ये एक अवार्ड दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। और तो और गोखले इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि गोखले जब वाराणसी में सेशन हुआ, यस मेरे बनारस में, मैं वाराणसी से, आपको पता ही है, हाँ आप जो ये देख रहे हैं वो वाराणसी से देख रहे हैं, यस मैं वाराणसी से इसको आपके साथ लाइव डिस्कस कर रहा हूं। तो वाराणसी में जहां आपके सर तरुण रुपानी है, याद कर लीजिए 1905 में आए थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले, कोरिलेट कर लीजिए, है ना, वाराणसी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले यहां पर वो प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, और यहां पर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या किया, रोल या मिशन प्ले किया। क्या प्ले किया था बताने वाले। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सिस्टम में बहुत बदलाव लाए। इन्होंने अंग्रेजों को सिखाया कि वो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फालतू खर्च कर रहे हैं, उसको करना बंद करें। खास करके आर्मी का एक्सपेंडिचर बहुत वेस्ट हो रहा है, उन्होंने आर्मी एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए कहा। उन्होंने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था अंग्रेजों द्वारा, खास करके जो चुनाव पोस्टिंग होती थी, जब गवर्नमेंट के जो पोस्ट होते थे, उसमें उन्होंने मना किया, कहा कि इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए इंडियंस एंड यूरोपियंस का। देखिए कहना अलग है, मानना न मानना अंग्रेजों के ऊपर है। और तो और उन्होंने कॉटन पे टैक्स रिड्यूस करने के लिए, इनकी वजह से ये सेम पॉइंट रिपीट है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी आइडिया था। इनकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, ये मॉर्ली मिंटो कौन है? मिंटो उस समय क्या थे? वॉइसरॉय है, और मॉर्ली जो थे वो थे सेक्रेटरी। तो इन दोनों के रिफॉर्म्स में इनको क्या क्या मेन रोल प्ले करना है। और क्या खास बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या चाहती है संस्था? ये संस्था चाहती है लोगों को ट्रेन करना, नेशनल लीडर्स डेवलप करना, जो देश प्रेम के लिए अपने आप को खपा दे। मतलब लोग देश सेवा के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए क्या हो, एक संस्था बने, नाम है सर्वेंट्स ऑफ, देखा ना, भारत के कह सकते हैं सेवक। अब और क्या किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, ब्रिटिश काउंसिल जिसे कहते हैं, उसके मेंबर थे। इन्होंने सॉल्ट ड्यूटी को कम कराने में मदद की, और एक्साइज ड्यूटी ऑन कॉटन गुड्स, जो इंडियन कॉटन गुड्स बाहर जा रहा था, उसको कम कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने टोल टैक्स को कम कराने में रोल प्ले किया, बिल इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। ये सब अर्ली डिमांड्स भी हैं। अब आप मॉडरेट्स की जब अर्ली डिमांड्स पढ़ेंगे तो ये सब डिमांड्स है।
तो इन्होंने जॉब्स का भी डिमांड किया गवर्नमेंट से और लैंड रेवेन्यू को कम किया। कई बार गोखले और गांधी जी में जब रिलेशन आता है तो माना जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी इज पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। मतलब महात्मा गांधी को भारत बुलाना या वापस इंडिया आ जाइए, वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। महात्मा गांधी तो साउथ अफ्रीका में थे, याद है कि नहीं है? तो महात्मा गांधी जी को जब वहां पर साउथ अफ्रीका में भी कोई जरूरत पड़ती थी सलाह लेने की, तो वो श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी से सलाह लेते थे। उन्होंने गांधी जी को गोखले जी को, महात्मा गांधी जी ने गोखले जी को अपना गुरु माना, पॉलिटिकल गुरु। पॉलिटिक्स में देश की और समाज का ज्ञान देने वाले गुरु गांधी जी को कौन थे? श्री गोपाल कृष्ण, इसीलिए इतने महान है गोपाल कृष्ण गोखले। आइए अगला व्यक्ति कौन है? श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द ग्रेट सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनके बारे में पहले ही बताया, फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द ICS, सिविल सर्विस एग्जाम करने के बाद इनको मजिस्ट्रेट बनाया गया आसाम में, पर वहां पर इन्होंने क्या किया? अपने पद को छोड़ दिया, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। मतलब अंग्रेजों ने इनके साथ भेदभाव करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या कर दिया? अपना काम छोड़ दिया। क्या कंट्रीब्यूशन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन बनाई, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी थी, जिस 1876 में बनाई। दूसरा इन्होंने बनाया एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे भारत की एक संस्था खोली, नाम रखा उसका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका मेन मकसद था पूरे भारत भर के प्रोफेशनल्स को, लॉयर्स को, टीचर्स को एक मंच पर, एक जगह ले आना। यही मूवमेंट आगे जाके क्या हो जाएगा? कांग्रेस में जाके मर्ज हो जाएगा। और इनकी पॉलिटिकल आइडियाज देखिए क्या है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने खुद भी बंगाली नाम का एक न्यूज़पेपर लिखा, तो देख लीजिए सारे रिफॉर्मर्स, सारे लीडर्स कितने ज्ञानी है, खुद लीडर है। देखिए बंगाली नाम का पेपर लिखा जो कि पब्लिक ओपिनियन, और इन्होंने किताब लिखी नेशन इन द मेकिंग। नेम द बुक बाय द सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो जवाब है नेशन इन द मेकिंग। देखिए हर महान रिफॉर्मर, हर महान लीडर जो आपके देश का है, वो कोई ना कोई किताब लिख रहा है, कोई ना कोई न्यूज़पेपर लिख रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अभी आगे भी आएंगे। इसीलिए कई बार उनको कहा गया है फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारत के देश प्रेम के जनक, देश प्रेम के जनक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसीलिए मैंने बोला श्री या ग्रेट सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गलत नहीं होगा।